अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारी जब गपशप हो रही थी आपके साथ, तो हमने जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी एक अनप्रेसिडेंशियल एंटी डिप्लोमेटिक किस्म की ज़बान इस्तेमाल की थी, गाली दी थी, एक्सप्लेटिव इस्तेमाल किया था मीडिया के सामने जब वो नेटो की कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड्स जा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि, मैं वो रिपीट तो नहीं करता, पर उन्होंने कहा था कि इन दोनों मुल्कों को कोई एफिंग आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई जिस नोयत तक ले गए हैं। और ये वो था कि जो एक एलिजिड मिसाइल अटैक था ईरान की तरफ से, और जिसको ईरान डिनाई करता है कि हमने नहीं किया सीज़ फायर को वायलेट, और इसराइल ने जाके जो अपने जहाज़ जेट फाइटर्स भेज के चामिस्तान के अंदर 2 बम गिराए थे। और उस जब वो क्राइसिस चल रहा था तो ट्वीटिंग के ज़रिए और उस स्टेटमेंट के ज़रिए ट्रंप ने डबल डाउन किया कि मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। दोनों मुल्कों की तरफ से पॉस्चरिंग ऐसी की जा रही थी, ख़ासतौर पर इसराइल की तरफ से, कि जैसे हम ताबे नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप की किसी उसकी उससे, लेकिन उन्होंने मोर लेस इनेविटेबली सब ने मान लिया और एक सस्टेन्ड सीज़ फायर जो है वो मेंटेन हो रहा है अब तक भी। अल्लाह जाने कि ये इसकी कितनी कुव्वत है, स्ट्रेंथ है टू मेंटेन, आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट एज ऑफ नाउ इसको 12 डे वॉर कहा जा रहा है, और ये एक मुमासलत है 6 डे वॉर में, जिसमें इसराइल को कामयाबी मिली थी अरब ममालिक के ख़िलाफ़। मेरी राय ये, मेरा शक किया कि ये जो ब्रांडिंग दी जा रही है ये उन वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स की तरफ से और इंटेलेक्चुअल की तरफ से दी जा रही है जो इसको दोबारा एक विक्ट्री फॉर इसराइल के अंदर एंगल करना चाह रहे हैं। लेकिन आने वाले डिस्कशन में हमने पॉडकास्ट में भी और लाइव में भी डिस्कस करेंगे कि कितनी कोई हकीकत है इसके अंदर कि इसराइल को उसके डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक गोल्स में विक्ट्री मिली है या नहीं मिली। लेकिन पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जिन्होंने इतने गुस्से में गाली दे दी कैमरे के सामने। उन्होंने कहा कि मैंने टोटल ऑब्लिटरेशन कर दी थी फैसिलिटीज़ की, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो इंटेलिजेंस है वो इनकंक्लूसिव है और अभी प्रिलिमिनरी है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितना कोई डैमेज हुआ है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। अलबत्ता एक क्लासिफाइड रिपोर्ट CNN के एक एक्सक्लूसिव उसमें आई है, और CNN और जैसे इस तरह के इदारे जो हैं वो बेसिकली पेंटागन, डीप स्टेट, FBI, CIA, यू नेम इट का ही एक, आप समझ लें, प्रोपेगेंडा माउथ पीस होते हैं, उनके स्टेनोग्राफर होते हैं, उनके जैसे पैगाम उनके ज़राए अबलाग हैं। यानी इनमें और ISPR में ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, और मैं ISPR को नेगेटिवली नहीं पोर्ट्रे कर रहा, बट फ़र्क ये दिखा रहा हूँ कि ISPR एटलीस्ट एक डिसेंट और ऑनेस्ट इदारा है, कि वो डिक्लेयर्ड फ़ौज का इदारा है बनस्बत CNN के या कोई और। ये बेसिकली डीप स्टेट के ही मतलब माउथ पीस होते हैं, और उनके पास कुछ लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं इसराइल वगैरह के छोटे ममालिक के, उनसे पैसे पकड़ के ये बड़ी बड़ी खबरें छापते हैं, और इनकी जो पब्लिक लेजिटिमेसी है वो जैसे बहुत गिर चुकी हुई है। अब ये सिर्फ जैसे कोर्ट ही किए जाते हैं जब कुछ स्टेट की बात को बताया जाना, बाकायदा इनकी बराह रास्त व्यूअरशिप वगैरह इन इदारों की बहुत गिर चुकी हुई है। तो ये सस्टेन कैसे कर रहे हैं? वो जिस तरह पाकिस्तान में अखबार सस्टेन करते हैं सरकारी पैसे के ऊपर, टैक्स ब्रेक्स और इस तरह की, वो हमारे यहाँ वो एडो की शक्ल में पैसे मिलते हैं। तो उसमें रिवील किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चंद माह से ज़्यादा डिले नहीं हुआ, और अकल के भी वो तकाजे हैं कि उन्होंने सिर्फ एंट्री के एरियाज़ को बमबारी की है, इतने डीप उन्होंने वो उसको डैमेज नहीं कर पाया। और ये भी नज़र आ रहा है मुबैना तौर पे कि न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ से और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट मूव कर दी गई थी, और वो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू कम्युनिकेटेड अटैक था, और उसका जवाब भी कतर वाला भी एक वो कम्युनिकेटेड अटैक था। उसका मकसद अलामती था टू हिट, के इसराइल भी सेटिस्फाई हो जाए कि हमने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट कर दिया। इसके बावजूद ट्रंप ने कंपेयर किया इसको, कि मैं ना चाहते हुए भी उसने कहा कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी से कंपेयर करूंगा, कि वो भी 2 बम जो गिराए गए थे वो भी एक जंग को रोकने के लिए गिराए थे, और मेरे में और उस टाइम के मेरा ख्याल आइजनहावर सदर थे, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने भी इतना बड़ा कदम लेके, जैसे जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराना था, मैंने भी 2 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करके 3 को मैंने एक जंग रुकवा दी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ब्रांडिंग के अंदर एंटी वॉर या वेरी गुड डिप्लोमैट, अमेरिका फर्स्ट, बिजनेसमैन पॉलिटिक्स वाली जो इमेज है उसको प्रेजेंट करने के लिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में तो कामयाब हुए, यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिव आया है, बिकॉज उनकी ऑडियंस जो थी मागा वाली, जो उनकी बेस है, वो इसराइल को लेके और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को लेके, और ख़ासतौर पे ईरान को लेके कुछ पहले से उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हुई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया उनके परव्यू के अंदर नहीं है, ईरान उनके परव्यू के अंदर है बिकॉज ऑफ इराक वॉर एंड अफगानिस्तान वॉर। जैसे वो उसके लिए ट्रेन हुए हुए हैं कि जो भी सदर, जो भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी कि ईरान में इंटरवेंशन की जाए, तो वो वही पुरानी नियोकॉन वाली बकवासियात शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो मेगा वाले लोग हैं उनकी बेस, जो वोटिंग पॉपुलेशन है, उनके अंदर बहुत से रिश्तेदार इराक अफगानिस्तान की जंग में कत्ल हुए, ज़ख्मी हुए, मेंटली डिसेबल कर दिए गए, बीमार हो गए, उनके घर उजड़ गए, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो गए, ड्रग एडिक्ट बन गए वगैरह वगैरह। तो वो जो बर्बादी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो इकोनॉमिक बर्बादी लोगों ने फेस की कि अमेरिका ने इतना ख़जाना अपना बाहर के मुल्कों में जला दिया,
ट्रिलियंस, टू द ट्यून ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और डोमेस्टिकली ना वो हेल्थ केयर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना एजुकेशन, ना इन चीज़ों पर फोकस कर पाए। तो उसका भी जो खसारा फेस किया वो मागा की बेस के अंदर जैसे वो एक शक्ल इख्तियार कर गया। उसके परव्यू के अंदर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी। वो ना समझते हैं पाकिस्तान इंडिया को, ना वो जानते हैं, ना उनको जोग्राफिया आता है। तो उस लड़ाई की ना इतना बेनिफिट हुआ रुकवाने का ट्रंप का, और ना ही क्योंकि वो तफसील जानते हैं इस खत्ते की, तो उन लोगों ने मान लिया फेस वैल्यू पे कि हाँ यार ट्रंप कह रहा है तो ये जो ब्राउन लोग हैं, इंडियन जो हैं, लड़ पड़े थे तो अब वो रुक गए हैं। ये न्यूक्लियर वैल्यू क्या है हमारी, हम न्यूक्लियर एसेट्स वाली स्टेट्स हैं नहीं हैं, ये जैसे उनकी वोटिंग बेस नहीं समझती। ईरान लेकिन उनकी जैसे उसमें, क्योंकि ईरान के बारे में वो प्रोपेगेंडा फिल्म और टीवी के ज़रिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया के ज़रिए, ख़बरों अखबार के ज़रिए वो बिल्टअप एक प्रोपेगेंडा 40-50 साल का है। और वो बड़े मशहूर के ईरान ने इनकी जैसे ना जहन में ईरान की जो तेहरान एम्बेसी क्राइसिस है, जहाँ पे इस्लामी इनकलाब ने हॉस्टेज बना लिया था अमेरिकन एम्बेसी वर्कर्स को, वो जैसे बड़ी एक आइकॉनिक इमेज है इस वक्त। जो 40+30+ उम्र के लोग अमेरिका में आज तक वो इससे एसोसिएट करते हैं कि ईरान डायरेक्ट थ्रेट हमें वो एक बनता है ना, तो ईरान को वो जानते हैं। और ईरान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई जो परसू हुई इसराइल की, उसमें उनके हैंड्स अप थे, क्योंकि उनको एंटी सेमेटिक भी उनके अंदर, उनमें एंटी ज़ायनिस्ट एलिमेंट भी है और जेन्युइन एंटी सेमेटिक जैसे रेसिस्ट एलिमेंट भी है कि हम यहूदियों से जान छुड़ाना चाहते हैं। और वो एक मजहबी बुनियाद पे, जो मजहबी क्राउड है ना, जो हैं एवेंजलिस्ट या क्रिश्चियन हार्डकोर है या कैथोलिक हैं, लेकिन वो ज़ायोनिस्ट नहीं है, वो कहते हैं यहूदियों से जान छुड़ाओ, हमारी इसराइल से हमारी जान छुड़ाओ। तो वो इसराइल की जो लड़ाई है बराह रास्त ईरान के साथ, उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। और उसके अंदर जो एकेडमिक क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं, उसमें मैं मुख्तलिफ नाम ले सकता हूँ, बट टू कोट वन, जैसे टकर कार्लसन है मिसाल के तौर पे, वो एक बड़े फॉक्स न्यूज़ के एंकर थे, और फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट व्यूड टेलीविज़न प्रोग्राम है। और वो टकर कार्लसन का प्रोग्राम जो रात का होता था, वो मोस्ट व्यूड शो था अमेरिका के अंदर। तो उसके बाद अपना उनका यूट्यूब चैनल है और वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, आप देख लीजिए, वो मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं। तो मिलियंस अमेरिकन, और वो अमेरिकन भी उनको देखते हैं बेसिकली, बाय द वे, उनको कौन बाहर की दुनिया तो नहीं देखेगी, वो कुछ बड़ी अमेरिका सेंट्रिक बातें होती हैं। तो मिलियंस में उनकी व्यूज़ आते हैं। और वो कभी कतर के किसी को इंटरव्यू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, कभी वो सऊदी अरेबिया में किसी का इंटरव्यू कर रहे थे। वो बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के एक आप कह लें एक इंटरेस्ट ग्रुप को वो बाकायदा रिप्रेजेंट करते हैं, टकर कार्लसन साहब जो हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद के वो जो झंडे हैं उनको बुलंद किया हुआ था। तो दैट मीन्स के इफ़ नॉट मिलियंस, लाखों अमेरिकन वोटर जो है वो नाराज़ था इस 12 दिन के अंदर। 2 साल से तो वो नाराज़ है ही है इसराइल की और अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर गज़ा के अंदर, लेकिन वो 12 दिन में बहुत नाराज़ हुए, बिकॉज उसके जहन में एक इमेज बिल्टअप हो गया कि ईरान को थ्रेटन करना ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 को पुकारना है, बल्कि एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन को आवाज़ देना है। इंडिया पाकिस्तान नहीं, जो 2 फुली आर्म्ड न्यूक्लियर कंट्रीज हैं बाय द वे। तो सिविल पॉलिटिक्स बड़ी रिटार्डेड होती है, इसकी मैं नहीं समझा सकता तफसील के क्यों ऐसे है, बट ये ऐसे है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें 1 साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को एक डिफीट मिली है सियासी डिप्लोमेटिक, और वो खासे नाखुश है। और क्योंकि जो उसकी जो नाराज़गी का नज़ला है वो ईरानियों पे तो बह नहीं सकता, ईरानी तो उसके एलाइज नहीं है। मेरा ख्याल है वो शायद नज़ला जो है वो नेतन्याहू के ऊपर ही गिरेगा, और वो इजरायली रजीम के ऊपर, और जो इसराइल के सपोर्टर ज़ायोनिस्ट मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर नज़ला गिरेगा, जो कि मागा बेस के अंदर एक छोटा सा पतला सा स्लेवर हैं। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और जूइश ज़ायनिस्ट मौजूद हैं। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट बड़ी तादाद में है, और जूइश ज़ायनिस्ट जैसे एक छोटा सा वो पहलू है, बिकॉज आधे जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं या जो जूइश ज़ायनिस्ट हैं, जनरली जूइश वोट जो है वो लिबरल पॉलिटिक्स में डलता है, डेमोक्रेट्स वगैरह को डलता है। तो ये एक पूरा एक पस मंज़र है
डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेटिक कामयाबी और फेलियर्स का जो पिछले 2-3 महीने में इन झड़पों में रहा है, और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी को एक ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इरेटिक नेचर है वो डिमांड करती है कि अब वो कोई बहुत बड़ी पलटी मारे अपने इसको सैल्वेज करने के लिए। दोबारा देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे ये इसके मामले को आगे लेके चलता है। लेकिन ईरान के अंदर जो है डिबेट IAEA को लेके, जो वॉचडॉग है ये न्यूक्लियर उसके सेफ्टी के अतबार से, और NPT जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उससे मुतल्लिक अब ईरान के अंदर डिबेट छिड़ गई है। और जैसे कि अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया है कि ईरान के अंदर जो मजहबी एलिमेंट है और जो मॉडर्निस्ट रिफॉर्मिस्ट एलिमेंट है, उनके दरमियान लगता ये है कि फ़तह जो है आवाम की आंखों में वो मजहबी एलिमेंट की हो गई है इन 12 दिन के अंदर। तो मजहबी एलिमेंट तो ही न्यूक्लियर प्रोग्राम का वाली वारिस है, मिस्ताक है उसका, वो सॉर्ट ऑफ माई बाप है। तो मेरे ख्याल में ईरान शायद अब डबल डाउन करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर और अपनी मिलिट्री अलायंसेस को भी रिकन्सिडर करेगा पाकिस्तान, चीन और रूस की बनस्बत। जो पहले उसने एक टकटलियों में गुजार दिया कि वो लेफ़्ट राइट करते करते उसने ना एयर डिफेंस पाया ना एयर फोर्स पाई, सिर्फ मलेशिया ग्रुप्स हाथ आया, और मलेशिया ग्रुप्स भी पिछले 2 सालों में काफ़ी हद तक डिकैपिटेट और कमज़ोर कर दिए गए। तो अब मैं जैसे विंडिकेट हो गया हूँ, जैसे मैंने अभी बात करते करते ही साद साहब ने पीछे से ऐलान कर दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की, अभी मैंने आपको बताया था कि नीदरलैंड्स में नेटो की मीटिंग थी, वहाँ पे उसने बड़े वाज़े अल्फाज में, मैंने कहा था ना कि इसका नज़ला जो है वो नेतन्याहू पे गिरेगा, उसने एक डिप्लोमेटिक डिफीट दिया, उसको एक पब्लिक एम्बेरसमेंट दी। उसने कहा है कि इज़राइल गॉट हिट रियली बैड, रियली हार्ड, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज, बॉय दोज ballistic missiles, they really did a number, they really destroyed many buildings in Israel. Last couple of days, Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. अभी इसमें का मकसद क्या कहने का, ये दिखाना कि इसराइल ने स्क्रू अप किया है, इसराइल की पिटाई हो रही थी और मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और ये इस तरह की लैंग्वेज और रेटरिक इस्तेमाल करके वो अपना गुस्सा, अपना नज़ला डाइवर्ट करेगा इसराइल के ऊपर और इसराइली लॉबी के ऊपर। तो ये बहरहाल ये खुशाइन बात है, मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये आपस में दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त नहीं हैं। अलबत्ता इनके अंदर ये भी कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये आपस में दोस्त हैं, साथ साथ ये भी फरमाया कि इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। तुम इनको एक जानते हो लेकिन ये एक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स आपको साथ साथ लेके चलनी है। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर एलाइज, बट इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। वो जो दिल फटे हुए ना, उसको कुरेदना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये एक सियानी और होशियार रियासत का काम है। लेकिन बहरहाल अभी उम्मत में ऐसी कोई सियानी रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। आने वाले दिनों में क्या पता कि हमारे नेक माँ बाप और गरीब लोगों की दुआओं से ये शायद रियासत वजूद में आ जाए जो संजीदगी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को ले। जिस तरह हम ईरान, पाकिस्तान वगैरह में शुगल लगाए बैठे हैं, ये शुगल शायद अबेंडन कर दिया जाए। तो ये सारी आज की कार्रवाइयाँ इंटरनेशनल में और भी बड़ी हैं। ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस में कुछ मूव्स कर रहा है इजराइल, कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं। ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे 2 जवान, एक ऑफिसर और एक लांस नायक शहीद हो चुके हैं और वो अफ़गान बॉर्डर पे TTP से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। जो जवान हैं मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह, बड़ी दलेरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और लांस नायक जिब्रानुल्लाह जो है वो भी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए थे, हमारे 2 ये नौजवान शहीद हुए। चीफ साहब ने उनका जनाजा भी अटेंड किया। अब ये मेजर मुइज़ के बारे में एक तो बताया जा रहा है कि उनकी एक बेगम और 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और लांस नायक जो 27 साल के नौजवान थे बन्नू से। तो ये जो पश्तून नेशनलिस्ट वगैरह सब सुन लें कि क्या हो रहा है हमारी जवानी के साथ, पश्तून जवानी के साथ भी। उन्होंने 8 साल खिदमत की और उनके 1 बीवी और 3 बेटे हैं माशाल्लाह दोनों के। और ये अल्लाह का करना है कि इस तरह के जो मुजाहिद होते हैं उनके यहाँ बेटे ही पैदा होते हैं जो अपने बाप की लेगेसी को लेके चलते हैं, और जहाँ बाप शहीद होता है वहाँ वो दोबारा 10-20 साल बाद जाके अल्लाह का नाम लेते हैं और वो अपनी पुकार इस्लाम की और हक़ की बुलंद करते हैं और बदला लेते हैं। तो ये बड़ी एक जैसे एक फिनोमेनन है। इसमें एक बाय द वे एक एंथ्रोपोलॉजी में भी फिनोमेनन है जिसका नाम नहीं याद आ रहा, बट जब जहाँ जंगजू लोग होते हैं ना, जहाँ पे जंग मुसलत होती है, उनके यहाँ बेटे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये एक फिनोमेनन है, इसमें ऑब्जर्व्ड है। आई डोंट नो इसकी बायोलॉजिकल हैसियत क्या है, बट ये ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन है, यानी कॉरलेटिवली ऑब्जर्व्ड है, किसी कॉजेशन का नहीं पता हमें। ये एक फिनोमेनन है बाकायदा। तो वाकई में अल्लाह ने बख्शा इनको,
जो बंदा शहीद होने के लिए आता है उसको अल्लाह बेटे ही देता है, ज़ाहिर बात है, ताकि वो उसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे। रिटर्निंग सोल्जर फिनोमेनन, अल्लाह का थैंक यू जी मोहम्मद बिन हसन। रिटर्निंग सोल्जर फिनोमेनन कहते हैं कि जैसे अल्लाह एक के बदले आपको एक और सिपाही, एक और मेजर, एक और कप्तान, एक और मुजाहिद दे देता है। ये मेजर मुइज़ से लेके मैं क्यों जिक्र करना चाहता था, ऐसे कई जवान शहीद होते हैं हमारे ऑपरेशंस के अंदर, लेकिन मेजर मुइज़ ये वो थे जिन्होंने अभिनंदन वर्तमान जो इंडियन एयरफोर्स पायलट थे, जिनका जहाज़ जब क्रैश किया यहाँ पे पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस ने गिरा दिया उसको, तो उन्हें अरेस्ट किया था उन्होंने आके। और अरेस्ट इज़ द फॉर फॉर्मल लैंग्वेज, हकीकत यह है कि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। अगर वो जो लोकल हमारे लोग थे वहाँ पे जिनके जज्बात बहुत बुलंद थे उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि दुश्मन मुखालिफ मुल्क का, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान का आदमी हमें कत्ल करने आया था, यहाँ पे बमबारी करने आया था, तो यकीनन उन्होंने उसको मार मार के कत्ल कर देना। और अभिनंदन वर्तमान की खुद आप ज़ुबानी जब आप सुनते हैं तो वो यही कहता है कि मैंने अपना सर्विस पिस्टल निकाला था, फिर जब मैंने देखा कि इतने लोग हैं तो मैं अगर एक को भी गोली मारूंगा तो ये तो मुझे लिंच कर देंगे, मेरी ये बोटियाँ अलग कर देंगे, हड्डियाँ बोटियाँ अलग कर देंगे। और मारा पीटा भी लोगों ने, लेकिन अभी कत्ल की वो नीयत नहीं उनकी बनी है, जैसे भी सिर्फ गुस्सा उतार रहे थे। लेकिन अगर आधा घंटा 20 मिनट और गुजर जाते तो यकीनन उन्होंने कत्ल का भी इरादा बना लेना था और शायद मार देना था अभिनंदन को। तो जिन मुइज़ साहब ने उनकी जान बचाई थी उनको अरेस्ट करके, और फिर जिस पाक फ़ौज ने उनको सिक्योरिटी, अमन के साथ, इज़्ज़त के साथ उनको चाय पिलाई, उनका ख्याल रखा, उनकी मेडिकल ली, उनको खिलाया पिलाया, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ट्रीट किया, और फिर एक ऑल्दो एक सियासी तौर पे गलत डिसीजन था, बट एक इज़्ज़त के साथ उनको फ़ौरन रवाना कर दिया। मेरे ख्याल में रखना चाहिए था कुछ देर के लिए, बट जैसे हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी थी, बेहतर हो गया। मुइज़ साहब जिनको रिस्पेक्टेड अपोनेंट के तौर पे देखना चाहिए, जिसके लिए वो ग्रेस जो रिक्वायर्ड होती है कि आपके मुखालिफ जब कोई फ़ौजी दिलेरी से लड़ता है तो आप रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मुझे याद है पिछले दिनों शिवांगी के बारे में जो आज तक रूमर, अभी तक जस्टिस जवाब नहीं मिला हमें, ना शिवांगी की कोई तस्वीर ना वीडियो आई, तो या वो मैं अभी तक कायम हो गया वो कत्ल हो चुकी हुई हैं अपनी लड़ाई के अंदर, या वो पाकिस्तान की कस्टडी में। बहरहाल हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अकल कहती है कि ये बात हो नहीं सकती कि उसकी फ़ोटो ना लगाई होती इंडिया ने, या उसकी वीडियो ना डिस्प्ले की होती अब तक। आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, लेकिन मुझे याद है उनकी जब फ़ोटो लगी थी तो निदा जमील है एक्ट्रेस, जो मेरा ख्याल है एक्टिविस्ट और एक्ट्रेस और होस्ट, बड़ी वो अच्छी, वो बड़े वो लोगों की खिदमत में उन्होंने बहुत एक्टिविज़म किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करती है, बड़ी नेक खातून है। उन्होंने बहुत लाड से उसके बारे में कमेंट्स लिखे थे, लोग नाराज़ भी हुए थे, बट उन्होंने कहा था देखो एक कौम की अपनी बेटी है और जो उसको वहाँ सही लगता है, समझ लगती है, वो बड़ी दिलेरी के साथ देखो ना, बच्ची जवान के लिए पायलट, इतने हैवी जहाज़ों को उड़ाना, और ये सब मुश्किल काम है लेडीज़ के लिए, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। ये ग्रेस जो है ये हिंदुस्तान के लोगों में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब ये वल्लाह हिंदुत्व ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया, क्या हो गया। बट जैसे मुखालिफ फ़ौज के दलेर फ़ौजी के साथ भी जो जुल्म पर ना मबनी हो, लड़ाई करने आया हो जायज़, आप जैसे उसको भी कुछ एहतराम की निगाह से देखते हैं। जैसे अक्सर होता है कि जब आपके यहाँ कत्ल हो जाते हैं हिंदुस्तान के फ़ौजी, या उनके यहाँ आपके जवान शहीद हो जाते हैं, तो फ़ौजें लाशें वापस करती हैं, मैयत वापस करती हैं कि यार ये आदमी बड़ा दिलेरी से लड़ा है। और इसी तरह कई लोग मेडल्स के लिए भी होते हैं वो नॉमिनेट। इसी तरह हमारे जब मुइज़ साहब शहीद हुए दिलेरी के साथ लड़ते हुए, एक दहशतगर्दी के साथ, तो जो क्लेम्ड इंडिया के गोल्स हैं कि हम टेररिज्म में उसको कम्बैट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान कई बार हाथ भी बढ़ाता है कि आप एंटी टेररिज्म में हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, लेकिन इंडियन अवाम ने, इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने, इवन जर्नलिस्ट ने क्या क्या कर रहे थे देखा आपने देखा, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और इवन उन्होंने ऐसे फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की, अननोन शूटर्स ने, जैसे कि इंडिया ने किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ज़रिए इनको शहीद करवा दिया। यार वो हस्बे मामूल जो हमारी झड़पें चलती हैं बॉर्डर के ऊपर, TTP और मुख्तलिफ दाइश और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें वो एक रूटीन के ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। तो पहले उन्होंने इसे इंडिया की एक इंटेलिजेंस विक्ट्री के तौर पे पेंट करने की कोशिश किया, और फिर बाकी लोगों ने उनकी फ़ोटो लगा लगा के सेलिब्रेट किया एट द मिनिमम। जहनी जो हालत है हिंदुस्तान के लोगों की जो बन चुकी हुई है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ज़रिए, इसको देख के इबरत हासिल करनी चाहिए हमें कि इस तरह की फ़ॉल्स आइडियोलॉजीज़ को, फ़ॉल्स रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को मानना किस फनेटिसिज्म को लीड करता है। और आप जो एक फैंटेसी में रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे आपका कोई दोस्त है, उनके लोगों के अंदर ये अब एक नफ़रत सरायत कर गई, इसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। और इसको निकालने का सबसे आसान, इस भूत को उतारने का सबसे आसान तरीका होता है पिटाई। पिटाई हकीकत है, जब तक आप उनकी शदीद पिटाई नहीं करेंगे, जैसा मेरे ख्याल में बुनियान मरसूस में जवाबी पिटाई नाकाफ़ी थी, मेरी जाती राय है, आई कुड बी रॉन्ग।
बट जब तक आप एक शदीद पिटाई नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोगों की, अवाम को नहीं समझ आएगी उनकी उनकी मिलिट्री की, तो अवाम को नहीं समझ आएगी उनकी। और वो आपकी जैसे नस्ल कुशी करना चाहते हैं, वो आपकी फ़ौज को शिकस्त नहीं देना चाहते। वो आप मलीच हैं उनके लिए, आप फॉरेनर्स हैं, आप नापाक हैं, पलीद हैं। और जो आप में से डोमेस्टिक हैं, नेटिव्स हैं, यानी जो कौमें समय राजपूत हैं, कोई मतलब जट वगैरह जैसे कोई और कौमें होती हैं, तो आपको वो जब तक इस्लाम का ख़ात्मा ना कर दें, वो इससे नहीं। ये शुद्धि और संगठन की तहरीकें उनकी दो। तो सलमान हासरन के नाम इतने फ़नी से होते हैं। तो ये शुद्धि और संगठन की तहरीकों का मकसद ये है कि या मोहब्बत से प्यार से मना लो, या इनको कत्ल करके इनको तलवार के नोक पे इनको या वापस हिंदू बना लो, या इनको निकाल दो इलाके से। बहरहाल एक absurd फैंटेसी लैंड में वो रह रहे हैं आजकल। इसराइल भी इस फैंटेसी लैंड में रहता है। जब तक भूत सवार है वो बाज नहीं आने वाले। तो भूत जो है सवार, उसको पिटाई करके ही निकालना पड़ता है। ये जो एक्सोर्सिज्म है, ये इसमें कोई मंत्र तंत्र भी हैं, लेकिन कुछ मार पिटाई भी होता है ना। कुछ पिंडों में एक्सरसाइज करते हैं लोगों को, तो उनको चपेटे चपूटे भी मारनी होती हैं। तो ये जिन तब निकलेगा। बाकी हम दुआ करते हैं कि जो मेमोरी है, जो लेगेसी है मुइज़ बादशाह साहब की, उसको ऑनर किया जाएगा पाकिस्तान में। अल्लाह बरकत डालेगा हमारे इस काम में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ में उनकी जान की कुर्बानी नजराने को अल्लाह कबूल फरमाएगा। लांस नायक जो साथ उनके थे उनकी भी। और जो एनार्किकल केओटिक किस्म की फ़िक्र हमारे आम जवानों के अंदर फैल गई है ना, चाहे मजहबी इंतहा पसंदी हो, एथनिक नेशनलिज्म वगैरह, उसका अंजाम देख लें कि आप जैसे मेरे जैसे लोग ही जो हैं, सेम चमड़ी के, सेम रंग नस्ल, कौम, ज़ुबानें बोलने वाले, मजहबी रुझान रखने वाले, एक ही है ना मुसलमान, मोटे मोटे हम सारे। ये तो वो ही कत्ल होते हैं। और ज़मीन जो है जब गर्म होती है तो हम ही उसके अंदर जलते हैं, झुलसते हैं। तो इन फनेटिक आइडियोलॉजी से हमें गुरेज करना चाहिए। जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर ठीक है, जैसा भी है, विद ऑल ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स। और हमें अपनी सिविलियन पॉलिटिकल स्पेस के अंदर रूम देना चाहिए। हमारे लिए तो सबक है ही है, लेकिन रियासत को सोचना चाहिए ख़ास तौर पे कि उन्होंने क्या माहौल क्रिएट कर दिया कि ये नौजवान खैबर के और अफ़गानिस्तान के टीटीपी और दाइश में क्यों जाते हैं। हमने क्या ऐसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सिविलियन फेलियर्स किए हैं कि ये बच्चे ऐसे काम करते हैं और आपके नौजवान ज़ाया होते हैं, शहादतें होती हैं उनकी इस तरह की लड़ाई के अंदर। तो वो जो नज़रिए पाकिस्तान है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इंसानों की तरह बात तो कर सकें। मेरे ख्याल में सिविल एक्टिविस्ट को, जो लोग पीसफुल प्रोसेस से काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर रहना चाह रहे हैं, उनको मार कुटाई से नहीं, बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने दिया। अभी भी लड़ाई के रेजिड्यू बाकी हैं इंडिया के साथ। अभी भी चांस है कि हम अपोजिशन ग्रुप्स को, अभी ईरान भी ये रियलाइज़ कर रहा है आज़री क्यों ख़तरनाक बने, बलोच, कुर्द क्यों ख़तरनाक बने, बिकॉज ईरान की एक सस्टेन्ड पॉलिसी थी जहाँ पे उन्होंने उनको निगलेक्ट किया एट बेस्ट एंड एट वर्स्ट ऑप्रेस किया। तो आपको भी सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में, एथनिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, मजहबी माइनॉरिटीज़ के बारे में। दुनिया का निज़ाम जुल्म पे नहीं चल सकता। अदल और इंसाफ कायम करने की ज़रूरत है। अच्छी आला मिलिट्री टेक्नोलॉजी डिफेंड कर लेती है एक टेरिटरी को, लेकिन उसको वो जोड़ के नहीं रख सकती। जोड़ने के लिए आपको सिविल पॉलिटिक्स चाहिए लाजमन, और आपको अदल का निज़ाम चाहिए। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया।